हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस को भी करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस चैप्टर को लाइन बाई लाइन मैं आप लोग को पढ़ के समझाऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उससे वीडियो खामखा लंबा हो जाता है और ये उतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। So let's start. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulges in the middle. तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारा जो अर्थ है वो एक जियोइड शेप का है। Can you imagine how it looks? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. आपको एक ग्लोब देखना है, अगर आपके क्लासरूम में अवेलेबल है, आपके घर पे अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स, बिग वंस विच कैनॉट बी कैरीड इजली, स्मॉल पॉकेट्स। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब का दिया गया है कि बहुत सारे साइजेस में होता है। ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, वो रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट on a sphere like Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out locations of places. तो अब एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मतलब पृथ्वी के समान किसी भी अगर ग्लोब पे किसी बिंदु को अगर स्थित करना है तो उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। अब ये यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि इस स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है कि उसी स्थान पे वो चीज़ मौजूद है। इसके लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाइंस का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब विच इज कॉल्ड एक्सिस। तो ग्लोब में आप लोग एक नीडल देखे होंगे, उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। हिंदी में हम लोग उसको अक्ष कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेज आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे ग्लोब के बारे में दिया हुआ है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो बीच से एक लाइन जाती है जो इक्वेटर होती है, 0 डिग्री, आपने देखा होगा। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे का जो हिस्सा होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आप लोग को एक आइडिया तो मिल गया कि उसके ऊपर सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली चीज़ें रहेंगी, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर वाली चीज़ें रहेंगी। अब चलिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो कभी भी आप ग्लोब पे देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, एक वर्टिकल लाइन दिखेगा। अब मेरे को ये कन्फ्यूजन होता था कि लॉन्जिट्यूड कौन सा होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है कि ये वर्टिकल वाला होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिए। ये ट्रिक मतलब मुझे इसी तरह से याद होता है। तो लॉन्जिट्यूडनल से मुझे याद था लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग माने कि लंबा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल वाला हो गया लॉन्जिट्यूड। अब देखिए, मैं लैटिट्यूड को कैसे याद करती थी। लैटिट्यूड को याद करने के लिए लैटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ, मैंने ऐसे याद कर लिया था। तो लेटा हुआ लाइन ऑफ कोर्स होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, तो इसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड। तो इस तरह से आप भी इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, ये मैंने आपको बताया ही। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो जो इक्वेटर है, दोनों तरफ से ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है। मतलब कि पृथ्वी के चारों ओर के सर्कल का 1/4 होता है और इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पोल को मार्क करता है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स करता है साउथ पोल को। एज सच ऑल पैरेलल्स north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. तो इसी प्रकार इक्वेटर के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on the parallels of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that we move away from the equator, the size of the parallels of the latitude decreases. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है लैटिट्यूड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Important parallels of latitudes. Beside the equator 0 degree, the North Pole 90 degree and the South Pole 90 degree south, there are 4 important parallel of latitude. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये आता है, तो इसको याद रखने की जरूरत है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इसको ध्यान से देखने का है. 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और यही आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिग्री सेम है, बस ये साउथ में होता है. ठीक है. आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल डिग्री सेम है, ये साउथ में रहेगा. यहाँ पे यही दिया हुआ है. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. These areas therefore receive the maximum heat and is called torrid zone. तो एक मिनट, हम लोग इसको पहले देखते हैं. यहाँ पे टॉरिड जोन किसे कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो है ना, हर साल यहाँ से यहाँ तक एक बार जरूर चमकता है. मतलब इससे इतनी दूरी में, इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन. ये जो आप दूरी देख रहे हैं ना, इसको कहेंगे टॉरिड जोन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन द बिटवीन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कहते हैं मकर रेखा. तो इनके बीच में जितने भी अक्षांश है, सब पे सूर्य जो है एक वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग इसको टॉरिड जोन कहते हैं, इतना ध्यान रखना है. द मिड डे सन The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer. अच्छा, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच का जो एरिया है, सबसे ज़्यादा हीट और लाइट सन का उसी को मिलता है. इतना याद रखने की जरूरत है. तो वहाँ के जो लोग होते होंगे, आप देखे होंगे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे उधर ठंडी ज़्यादा होती है. As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. तो इसको टेम्परेट जोन कहते हैं. ठीक है. टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन में अंतर समझ आ गया होगा. एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इज सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, देयरफॉर इट रेज आर. तो बात वही है. इनको फ्रिजिड जोन्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत ठंडे होते हैं. ठीक है. पोल्स के जो नज़दीक के जगह होते हैं, एरियाज़ होते हैं. अब हम उसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल. तो आर्कटिक सर्कल में जो एरिया आता है और अंटार्कटिक सर्कल में जो एरिया आता है वो बहुत ही ठंडा होता है. उसको फ्रिजिड जोन्स भी कहते हैं. तो हमने 3 चीज़ें जानी, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको याद करने की जरूरत है. व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज 20 डिग्री साउथ. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो केवल लैटिट्यूड से हम किसी की जगह का एकदम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि मॉरिशस आइलैंड और जो टोंगा आइलैंड है वो एक ही लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है. तो इसके लिए हमें और एक इमेजिनरी लाइन की ज़रूरत है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड. Each degree is further divided into minutes into semicircles, and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet. तो ये सेमी सर्कल होते हैं और उनके बीच की दूरी पोल्स की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और पोल्स पर जाकर शून्य हो जाती है, मतलब कि 0 हो जाती है, जहाँ सभी मेरिडियंस आकर मिलते हैं. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. तो यहाँ पे जितने भी मेरिडियंस होते हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं. Thus, it was difficult to remember the number of meridians. Hence, all the country decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. तो ये सारे एक ही होते हैं, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कंट्रीज ने डिसाइड किया कि जो भी मेरिडियन है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, जो कि ग्रीनविच से पास करता है, और उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन कहेंगे, यानी कि प्रमुख यामी उत्तर कहेंगे. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्टिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere.
तो जैसे उसमें नॉर्दर्न साउदर्न था, यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न में इसको डिवाइड कर देता है। देयरफॉर द लॉन्जिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड ऑन द ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रिड जैसा बन रहा है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को मिला करके। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब अब वेरी इजली। अब आप आराम से इस पर कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक तरह से आपको एक्टिविटी बताई गई है किस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं, तो ये आप लोग प्लीज़ खुद से करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ तो मैं बता दूँगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश पहले खुद से करिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्या तो मतलब है ना, थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें आप खुद से करके देखिएगा। लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति को देखा जाए। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो स्वाभाविक पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन सूर्य है। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर। ओके, लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाई द शैडो कास्ट बाई द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट नून। ये तो आप लोग को पता ही है कि ऐसे पता चल जाएगा। सूर्य एक बहुत ही अच्छा तरीका है समय को निर्धारित करने का। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैव द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ठीक है, तो ग्रीनविच पर स्थित जो प्रमुख प्राइम मेरिडियन है, पर सूर्य जब जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय जो भी मेरिडियन पर स्थित सभी स्थान पर दोपहर हो रही होगी, मतलब कि मिड डे हो रहा होगा एकदम, मतलब दोपहर के 12 बज रहे होंगे, ये मैं कह सकती हूँ। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू इट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट। इतना देखिए पढ़ने का मतलब नहीं है, मैं आप लोग को सीधे सीधे शब्दों में समझा देती हूँ। ठीक है, इतना मैं पढ़ूंगी तो मैं खुद भी चकरा जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को सीधे सीधे शब्दों में बता देती हूँ। जो कि अर्थ हमारी जो है वो रोटेट करती है कैसे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। देखिए मैं यहीं पे होने लगी कन्फ्यूज, वेट अ मिनट। तो जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो जो ग्रीनविच जो लाइन है, एक मान के चलिए लाइन है ग्रीनविच, उसको कहते हैं हम लोग अभी, उसके पूर्व में जो भी चीज़ें हैं, यानी कि उसके ईस्ट में जो भी चीज़ें हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और पश्चिम में जो है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। ठीक है, तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूमती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, तो एक तरह से मैथ्स हो गया। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, मैंने आप लोग को बताया ना कि पूर्व में जो है वो समय क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, समय आगे होगा, और पश्चिम में समय पीछे होगा। तो मान लीजिए कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 15 × 4 अर्थात 60 मिनट होगा। तो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा। ठीक है, और ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा। ठीक है, वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, और पूर्व में दोपहर के 1 बजे होंगे। ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग को उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एट एनी प्लेस वॉच कैन बी जस्ट, ये वही टाइम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जितना मेरे को इंपॉर्टेंट लगा उसमें से मैंने आपको ये बता दिया। इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है, और अगर ग्रीनविच टाइम से देखें तो ग्रीनविच टाइम के पूर्व में समय आगे होगा और पश्चिम में समय पीछे होगा 1 घंटा। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, ये याद रखना है। ठीक है, तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा। तो इस तरह से हम लोग माप सकते हैं ग्लोब देख के भी, कि अगर अभी अमेरिका में इतना समय हुआ है तो इंडिया में कितना समय हुआ होगा, ये आप लोग आराम से अब माप सकते हैं। वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, मानक समय क्यों है हमारे पास। लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्जिट्यूड्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि हर जगह का समय अलग अलग होता है। कहीं पे सूरज जल्दी उगते हैं, सबसे पहले सूरज उगते हैं कहीं पे, और कहीं पे देर से दिखाई देते हैं, तो इसलिए समय अलग अलग है। तो अगर हम लोग ऐसे मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड अपना टाइम चुन लिया, जिसको कि हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय के नाम से जो जाना जाता है। इसका इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड ये 82.5 डिग्री ईस्ट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप एकदम अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे एक कबीर का कहानी दिया गया है, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा बिल्कुल।
और देखिए भारत में जैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम है, जो बहुत ज़्यादा बड़े देश होते हैं जिनका कि विस्तार बहुत लंबा है, उनको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम रखने पड़ते हैं। तो रसिया के पास एज़ मेनी एज़ 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। और जो अर्थ है वो 24 टाइम ज़ोन्स में डिवाइडेड है, जो कि 1-1 घंटे का है, और ईच ज़ोन 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड कवर करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मेन चीज़ इसमें लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड था। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को पहचानने का, याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़िए, जो प्रैक्टिकल चीज़ें करने के लिए दी गई हैं वो करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।